स्वागत है ब्रेक के बाद और बात करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं जहां केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी। उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य को 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय की सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृति प्रदान की है और इस ऐतिहासिक निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इस फैसले पर सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। बता दें कि इन स्कूलों को लगभग 5,872 करोड़ की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा, जो 82,560 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे और 5,000 के करीब नौकरियां भी सृजन करेंगे। 4 नए केंद्रीय विद्यालय अब शुरू होंगे और इसके लिए सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां उत्तराखंड को ये बड़ी सौगात केंद्र की तरफ से, और ऐसे में जहां छात्रों का भविष्य भी उज्जवल होगा और ऐसे में रोजगार के नए रास्ते भी सृजन होंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे तो ऐसे में तमाम स्टाफ की भी यहाँ पर ज़रूरत होगी और साथ ही साथ शिक्षकों के अलावा तमाम स्टाफ भी रखे जाएंगे और रोजगार भी इससे सृजन होंगे और छात्रों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। अभिभावकों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसे दूरस्थ क्षेत्र है जहां पर लंबा सफर तय करना पड़ता है, बच्चों को दूर दूर तक जाना पड़ता है शिक्षा के लिए और शिक्षा का अभाव कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। लेकिन अब ये उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात है केंद्र की तरफ से कि 4 नए केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत होगी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का इसके लिए आभार भी व्यक्त किया है। इधर सीएम धामी ने खटीमा में जन संवाद किया है। मुख्यमंत्री धामी ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। सीएम ने कैंप कार्यालय में जन समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र में, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी और इन समस्याओं के निराकरण के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एकत्रित कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की है और मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। तो सीएम पहुंचे खटीमा के कैंप कार्यालय, जहां पर उन्होंने लोगों की फरियादें भी सुनी है और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। कार्यकर्ताओं के साथ भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है और एक बड़ा मंत्र दिया है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में देखा जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और अभी फिलहाल वो अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे थे, जहां से वो खुद विधायक भी हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं तमाम अधिकारियों को कि जो भी लोग उनके पास समस्याएं लेकर पहुंचे हैं, एप्लीकेशन लेकर पहुंचे, उनकी समस्या का समाधान निकाला जाए जल्द से जल्द। और देहरादून वासियों के लिए ये अच्छी खबर है, उन्हें जल्द जाम से निजात मिलने वाली है। दरअसल सहारनपुर रोड पर लगने वाला लंबा जाम, अब उससे मुक्ति मिलेगी उत्तराखंड वासियों को। ब्राह्मणवाला में नए आढ़त बाजार का निर्माण कार्य जारी है। बाजार में 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी।
करीब 126 करोड़ की लागत से बाजार का निर्माण हो रहा है। तो देहरादून वासियों को जल्दी सहारनपुर रोड पर लगने वाले इस भीषण जाम से राहत मिलने वाली है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि देहरादून के ब्राह्मणवाला में नए आड़त बाजार के निर्माण कार्य में तेजी से कार्य हो रहा है और नए आड़त बाजार में 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। करीब 126 करोड़ की लागत से नए आड़त बाजार का निर्माण किया जा रहा है और बहुत जल्द इसके शिफ्टिंग का कार्य भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि नए आड़त बाजार में 570 वाहनों के लिए 5 मंजिला पार्किंग के अलावा दोनों तरफ सड़क निर्माण रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ओवरहेड टैंक निर्माण भी कराया जाएगा। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी गतिमान है और इसके अलावा यहाँ फायर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, पॉलिटेक्निक होटल, गेस्ट हाउस, पार्क का निर्माण भी होना है। तो मई 2025 तक सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। तो जिस तरह से उत्तराखंड वासियों को, खासतौर पर देहरादून वासियों को लंबे जाम से जूझना पड़ता था, सहारनपुर रोड पर लंबा जाम लगता था, अब उस जाम से जल्द ही इन देहरादून वासियों को निजात मिल जाएगी। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा सहारनपुर रोड पे बहुत पहले से वहाँ आड़त बाजार स्थित है और आड़त बाजार होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारियों के ट्रक आना और फिर लोड होना, अनलोड होना, और वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सहारनपुर या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वो स्थान एक बोटल नेक की तरह था। बड़ी परेशानी होती रही, जाम लगता रहा। तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको शिफ्ट करेंगे। ब्राह्मणवाला में स्थान चिन्हित करने के बाद वहाँ काम जारी है। वहाँ पार्किंग जो है 570 वाहनों की पार्किंग, फिर 2 साइड की सड़कें, वहाँ पे जो नदी है उसके ऊपर पुल, फिर वहाँ पे टॉयलेट्स और इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगभग 126 करोड़ का जो हमारी एमडीडी के द्वारा चल रहा है। मैंने उसका निरीक्षण भी किया और मैंने वहाँ निर्देशित भी किया कि वहाँ गुणवत्ता से और समय से पूरा हो। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचारों से भारत में आग भड़की हुई है। देहरादून में 10 दिसंबर को प्रदर्शन होगा। इसको लेकर ब्राह्मण उत्थान समिति आंदोलन करने वाली है। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश बरकरार है। देहरादून में भी हिंदू संगठन इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और आगामी 10 दिसंबर को ब्राह्मण उत्थान समिति रेंजर ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन करेगी। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की आग भारत में भड़क उठी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंदू मंदिरों और उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर भारत सरकार को दखल देना होगा। आक्रोश तो जैसे आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर इसे दूसरे हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से हमारे अपने देश में ही गड़बड़ हो रहा है और बांग्लादेश में ऐसा भयानक कांड हो गया। और जबकि बांग्लादेश मैं जो पढ़ता हूँ सुनता था कि ये बड़ा खुशहाल देश हो गया था और इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे थे और यहाँ पे ट्रेड बहुत था, बहुत व्यापार था, यहाँ बहुत मैन्युफैक्चरिंग थी, कपड़ों का, जूतों का बहुत भारी काम वहाँ से होता था और पूरे विश्व में वहाँ से मान जाता था। और किसी ना किसी वजह से मानव अधिकार कहो, आप हिंदू मुस्लिम कहो, जो व्यापारी वर्ग है वो भी समाज का ही वर्ग है। हम खुद, हमारे परिवार, बच्चे, हम समाज में ही रहते हैं। तो हम समाज के लिए अगर कोई चीज है तो उसे व्यापारी भी को भी सबसे पहले हिट कर। इधर हरिद्वार में पुलिस ने एक मर्डर केस का खुलासा किया है। दोस्तों ने एक दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी थी और हत्या के बाद पत्थरों से
कुचल दिया था उस शव के चेहरे को। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। तांत्रिक से मिलाने के बहाने हरिद्वार लाए थे दोस्त और हरिद्वार के श्यामपुर में हत्या कर उस शव के चेहरे को कुचल दिया था। पुलिस और सीआईओ की टीम ने खुलासा कर दिया इस पूरे मामले का और दोस्तों ने दिल्ली से हरिद्वार में तांत्रिक से मिलने और घूमने के बहाने लाकर अपने ही दोस्त की गला घोंटकर हत्या करने के बाद पत्थरों से चेहरे को कुचल दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने हत्याकांड का खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि 24 नवंबर को श्यामपुर क्षेत्र में रवासन नदी किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला था। गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसका चेहरा कुचल दिया गया था। तमाम प्रयासों के बाद भी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इसके बाद से अलग अलग टीमें यूपी के विभिन्न जिलों में पहचान करने के लिए भेजी गई थी। करीब 10 दिन बाद मृतक की पहचान अभय शर्मा के रूप में हो पाई है और शिनाख्त के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद जांच की गई है। मृतक है, ये पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है। इसका नाम हमारा अभय शर्मा उर्फ हनी था और ये अपने 2 दोस्तों के साथ यहाँ आया था और 23 तारीख को रात को ये यहाँ रानीपुर में रुका था और अपने दोस्तों के साथ ही ये जो रवासन की ओर को रात को निकला था, जहाँ पर इसके जो दोस्त नीरज और उसका एक साथी है नागेंद्र और नीरज शुक्ला, इनके द्वारा मिलकर इसकी हत्या की गई और उसके शव को वहाँ उसकी पहचान छिपाते हुए इसकी सारी आईडी वगैरह वहाँ से लेके ये लोग वहाँ से फरार हो गए। लेकिन इस बीच क्योंकि मृतक के अकाउंट से लगातार पैसे निकल रहे थे एटीएम से, इसलिए पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए उसका अकाउंट को तत्काल फ्रीज कराया और जो दोनों अभियुक्तों की धरपकड़ की हम लोगों ने प्रयास किया, जिसमें एक अभियुक्त अभी पकड़ा गया है। और इधर हरिद्वार में गंगा ड्रेजिंग टेंडर पर संतों का रोष देखने को मिला। मातृ सदन संस्था ने अधिकारियों के साथ बैठक की। साफ सफाई के नाम पर खनन हो रहा है, ये इस दौरान कहा गया संतों की ओर से और सुराज सेवा दल ने मातृ सदन को समर्थन दिया। कुंभ मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगा दी थी, जिसके बावजूद भी अवैध खनन नहीं रुक रहा है और हरिद्वार के बैरागी कैंप में गंगा सफाई के नाम पर पोकलैंड और जेसीबी मशीन उतारने से संतों में रोष है। गंगा की अविरलता और अवैध खनन के खिलाफ कार्य करने वाली संस्था मातृ सदन ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बैरागी कैंप में साफ सफाई के नाम पर खनन किए जाने के उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया और इस मुद्दे पर मातृ सदन को सुराज सेवा दल और भारतीय किसान यूनियन ने अपना समर्थन दिया। अधिकारियों को यहाँ पर भेजा। डीएम साहब अगर खुद को सक्षम अधिकारी समझते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए था, वो जवाब नहीं दे सकते। इन चारों को दिया, इन लोगों ने पहले ही माइंड मेकअप करके बैठे थे कि आखिरी में क्या बोलना है और आखिरी में इतने कंक्लूजन के बाद जब एक भी लीगल प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था तो उन्होंने सीधे कह दिया कि हम खनन बंद नहीं करेंगे, जो कि ये चंडीगढ़ के चाड़ माफिया आएंगे, हरिद्वार की पूरी संपदा लूट के ले जाएंगे और पूरा प्रशासन और यहाँ का जनमानस देखता रहेगा। और आज सारे लोग यहाँ पे संघर्ष करने के लिए आए हैं, इस बात को जान लीजिए। अगर प्रशासन इस बात को नहीं रुकवाएगा तो हम वहां जाकर के खुद रुकवाएंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं हटाएंगे और चंडीगढ़ के माफिया को वहां से भगाएंगे। प्रशासन के जो आलाधिकारी हैं इनसे महाराज जी के नेतृत्व में जो एक मीटिंग हुई है, सबसे पहले ये डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं
ये बात अगर जो ड्रेजिंग की कर रहे हैं और कॉमर्शलाइज की कर रहे हैं, अगर यहाँ से मान लीजिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग को ये जा रहा है पत्थर, तो इसका मतलब निश्चित तौर से ये पैसा लिया गया। अगर पैसा लिया गया तो कॉमर्शलाइज हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि ड्रेजिंग हो या कोई भी खनन हो, वो कॉमर्शलाइज नहीं होगा। और अगर कॉमर्शलाइज हो रहा है तो निश्चित तौर से ये हमारे आम जनमानस के साथ धोखाधड़ी हो रही है, माँ गंगा के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, जिसको स्वराज सेवा दल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। सीधी सी बात है, जो चैनलाइजेशन का काम हो रहा है वो रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत हो रहा है, और रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी के तहत काम हो रहा है। और वर्तमान में उस पॉलिसी पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, मातृ सदन के साथ में स्टेट का चल रहा है, और वर्तमान में उस मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने अभी तक कोई स्टे नहीं दिया है। और अगर कोई स्टे होता तो उसका अनुपालन किया जाएगा, और जो भी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर होगा उसका पालन किया जाएगा। इधर विकास नगर में सिंचाई विभाग की उदासीनता देखने को मिली, जहां खेतों में गुले क्षतिग्रस्त होने से किसान परेशान हैं। लघु सिंचाई विभाग को शिकायतें भी दे चुके हैं। सिंचाई की कमी से उत्पादन की क्षमता भी घट रही है। विकास नगर के ग्रामीण क्षेत्र के किसान इन दिनों एक बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। तस्वीरें विकास नगर के आदूवाला गांव की है, जहां क्षेत्र के छोटे किसानों के खेतों तक पहुंचने वाली सिंचाई की ये गुले लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी हैं। किसानों ने इन गुलों को दुरुस्त करने के लिए कई बार सिंचाई विभाग से गुहार भी लगाई है, लेकिन लघु सिंचाई विभाग की उदासीनता के चलते सिंचाई की इन गुलों की बदहाली न हो सकी। नतीजा यह है कि इन छोटे किसानों की खेती में सिंचाई की कमी की वजह से उत्पादन क्षमता लगातार घटती जा रही है। सिंचाई तो होगी नहीं, जब पानी नहीं जाएगा, गील नहीं होगी तो मैं सिंचाई कहाँ से होगी? क्या खाएंगे? जा ही नहीं रही, नीचे सारी नाली नीचे पड़ी है गिरी हुई, तो पानी कहाँ से जाएगा? हमारा तो 2 साल से बिल्कुल ही खाली पड़ा, खेत बो ही नहीं जा रहा। उसमें 2-3 टुकड़े हैं छोटे छोटे 1 बीघे के। था जिसमें जो सरकारी गुण को नुकसान पहुंचाने के संबंध में शिकायत की गई है। हमने एसडीओ को निर्देशित किया है और संबंधित जो विभाग है लघु सिंचाई के, उनको भी इसमें निर्देशित किया जाएगा कि जहां जहां पे पुरानी गूलें थी उनको पुराने स्वरूप में लाके लोगों को, जो किसानों तक पानी की जो आपूर्ति है वो सुचारू की जाए। लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हो चुके। चोरों के पास से नकदी और ज्वेलरी बरामद हुई है। लक्सर पुलिस को एक बार फिर से ये कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने चोरी की कई वारदातों का खुलासा कर दिया है। एसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि शातिर चोरों ने पिछले दिनों लक्सर के रायसी और सुल्तानपुर में कई कारोबारी की दुकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सामान पर अपना हाथ साफ कर दिया था। इसके बाद से पुलिस की टीम लगातार उनकी तलाश में थी और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से चोरी किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ अन्य नकदी के साथ जेवरात भी बरामद किए गए। और एसपी के मुताबिक पकड़े गए शातिर चोर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य हैं। उनके खिलाफ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि यूपी के भी कई थानों में दर्जनों वारदात के मुकदमे दर्ज हैं। सर, थाने क्षेत्र में विगत में हुई 2 चोरियों की, जो बड़ी चोरी थी जिसमें दीवार तोड़ के अंदर से सामान, जिसमें कैमरे हैं,
और नकदी है, कपड़े हैं, उनको चोरी किया गया था। करीब 5 लाख से ऊपर की अभी पुलिस के द्वारा इसमें बरामदगी की गई है। 2 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं जिनका आपराधिक इतिहास काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है और करीब 30 से ऊपर मुकदमे एक अभियुक्त के ऊपर भी हैं। दोनों अभियुक्तों को पुलिस अधीक्षक में भेजा जा रहा है। 2 चोरियों का इसमें खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है और इन दोनों अभियुक्तों पर हम लोग गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई आगे करेंगे। उधर हरिद्वार में नशे का अड्डा चल रहा है। गैस प्लांट चौकी के पास नशे का अड्डा चल रहा है। पुलिस पर कार्रवाई ना करने के आरोप भी लगे हैं। अभियान के बाद भी नशे का अड्डा लगातार चल रहा है और हरिद्वार में गैस प्लांट चौकी से चंद कदमों की दूरी पर खुलेआम इस तरह का नशे का खेल चल रहा है। सवाल उठता है कि पुलिस की नाक के नीचे चल रहे नशे के अड्डों पर आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। और एक तरफ जहां पुलिस लोगों पर ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी चौकी के पास ही ये नशे का अड्डा खुलेआम चल रहा है। देखिए किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके ये खुलेआम नशे का अड्डा चल रहा है। इधर देहरादून में राष्ट्रीय इवेंट ओलंपियाड के आयोजन हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। 8, 9 और 11वीं कक्षा के छात्र के लिए ओलंपियाड का आयोजन होगा। 10 दिसंबर को आवेदन कर सकते हैं विद्यार्थी। तो देहरादून में 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के पास मौसम और जलवायु विज्ञान के प्रति समझ बढ़ाने का अच्छा अवसर है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से इन छात्रों के लिए राष्ट्रीय मौसम विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कराया जा रहा है और इच्छुक विद्यार्थी 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मौसम वैज्ञानिक रोहित थापलियाल के अनुसार 14 और 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर शिविर और प्रतियोगिता 14 जनवरी को होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे होने पर 15 जनवरी को पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर ये नेशनल मीटरोलॉजिकल ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो ये नेशनल और स्टेट लेवल पे ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको वेदर और क्लाइमेट के प्रति जागरूक करने एवं उनके बीच में जो है इस संबंध में विषय को लेकर उत्साह जागृत करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। बारिश और बर्फबारी का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के पहुंचने से मौसम बदलेगा और उत्तराखंड की वादियां बर्फ से ढक जाएंगी। 2 दिन में उत्तराखंड का मौसम बदल जाएगा। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी और आगामी दिनों में तेजी से यहां ठंड बढ़ सकती है। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आखिर उत्तराखंड में मौसम बदलेगा और तब ये तमाम पर्यटक पर्यटन क्षेत्र में जाएंगे, तो ऐसे में ये इंतजार खत्म होने को है। महज 2 दिन बाकी हैं और बर्फबारी होगी और पूरा उत्तराखंड बर्फ की चादर से ढक जाएगा। 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश भर में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है और प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में बारिश नहीं होने के कारण तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है और वहीं अगले 3-4 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी आने से ठंड भी बढ़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फ़बारी मिल सकती है। इसमें कहीं कहीं जो है हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फ़बारी मिलने की भी संभावना है। तो इसमें देखेंगे जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान है, वहाँ पर बर्फ़बारी मिलने की भी संभावना है। तो राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों का सिलसिला अभी भी जारी। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।